हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वह मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यह जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा लेक्चर होगा, जितने भी लेक्चर होंगे उन सभी का पीडीएफ भी आपको प्रदान किया जाएगा, इसलिए नोट करने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हैंड रिटन फॉर्मेट में आपको पीडीएफ प्रदान किया जाएगा। उस पीडीएफ के लिए आप ये जो नंबर दिया गया है 8587845621, इस पे कॉल कर सकते हैं। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाने की इसकी जरूरत नहीं है, हैंड रिटन फॉर्मेट में तैयार किया गया है। आज हम लोग जानेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे आज पुर्तगाल और डच को। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डेनिश को कवर करेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर पे आते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का कारण क्या था। हुआ क्या कि एक जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थीं तो इस समय भारत में मुगलों का शासन था और उस समय भारत आर्थिक दृष्टि से काफी ज्यादा समृद्ध था। इसकी समृद्धि की वजह से जो यूरोपीय लोग थे भारत के साथ व्यापार करने में कोई भी समझौता नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत के साथ उनका व्यापार बना रहे। आखिर वो कौन सी कारण पड़ी कि इन यूरोपियों के द्वारा नए समुद्री मार्गों का खोज करने का प्रयास किया गया। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हुआ क्या था कि एक मध्य एशिया में उस्मानिया सल्तनत था। कौन सा? उस्मानिया सल्तनत था। और उस उस्मानिया सल्तनत के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर 1453 में अधिकार कर लिया गया। जब यह कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया और एशिया माइनर को अपने कब्जा में ले लिया, तो यह जो स्थल मार्ग था भारत और यूरोप के बीच जुड़ने वाला, उस पे तुर्कों का नियंत्रण हो गया। इसके वजह से जो यूरोपीय थे वह तुर्कों से दुश्मनी लेना नहीं चाहते थे। इस वजह से ये लोग एक सुरक्षित समुद्री मार्ग की खोज करने का प्रयास करने लगे। यह जो समय था, इस समय समुद्री मार्ग की खोज करना उतना कठिन नहीं था पहले की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इस समय जो यूरोपीय शासक थे, जो पुर्तगाली शासक थे, स्पेन के शासक थे, इन सभी के द्वारा समुद्री मार्गों के खोज को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, बढ़ावा दिया जा रहा था। इस समय जहाज निर्माण तकनीक काफी ज्यादा विकसित हो गया था और एक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र का भी खोज हो चुका था, जो कि दिशा को निर्देशित करता था। इस वजह से समुद्री मार्ग की खोज करना पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा आसान था। तो समुद्री मार्ग की खोज करने वाले में दो देशों का नाम आता है, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल। सबसे पहले इन्हीं दोनों देशों के द्वारा प्रयास किया गया समुद्री मार्ग की खोज करने का। तो एक स्पेन का यात्री था और स्पेन का नाविक था, उसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, या इसे कोलंबस भी कह सकते हैं, केवल कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में क्रिस्टोफर कोलंबस रहेगा या कोलंबस रहेगा, तो आप लोग कोलंबस से जान जाइएगा कि यही है। तो कोलंबस के द्वारा, जो कि स्पेन का यात्री था, इसके द्वारा भारत का खोज करने के लिए निकला गया, किंतु यह जो है रास्ते से भटक जाता है। समुद्र मार्ग में जो समुद्र तो खुला है चारों तरफ, तो उसमें इसको उतना अनुभव नहीं था। इस वजह से यह रास्ते से भटक जाता है और भटकने के कारण यह कहाँ चला जाता है? अमेरिका चला जाता है। कहाँ? अमेरिका चला जाता है। और इस प्रकार यह यूरोप और अमेरिका के मध्य एक मार्ग का, समुद्री मार्ग का खोज किया, जिसके कारण कहा जाता है कि कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई और वह जो टाइम था 1492 था। क्या? 1492। 1492 में इसके द्वारा अमेरिका की खोज की गई। अब प्रश्न आता है भारत की खोज। भारत की खोज कैसे हुआ? तो एक पुर्तगाल का नाविक था, उसका नाम था वास्को डिगामा। क्या नाम था? वास्को डिगामा। इस वास्को डिगामा के द्वारा 1498 में भारत और यूरोप को सीधा जोड़ने वाला एक मार्ग का खोज किया गया, जो कि समुद्री मार्ग था। किसके द्वारा? तो वास्को डिगामा के द्वारा।
कब किया गया था? तो 1498 में किया गया था। इसी को कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी। ठीक है, तो वास्को डी गामा के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पुर्तगालियों को देखते हुए। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कंपनियां स्थापित हुई, यूरोपीय कंपनियां, जिनमें पुर्तगाल का भी था, ब्रिटिश का, डच का, फ्रांसीसी का, डेनिश का, इनका स्थापना का डेट क्या था? डेट को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न बनते आ रहे हैं। यहाँ तो प्रत्यक्ष डेट दिया रहेगा या फिर कुछ कंपनियां दिया रहेगा, जैसे 3-4 कंपनियां रहेंगी और उनको स्थापना के क्रम के अनुसार सजाने को आपको दे देगा कि कैसे उसको कौन सा क्रम था। तो इस वजह से भी डेट को याद रखना, डेट को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि इन कंपनियों का स्थापना का क्रम क्या था। तो जो सबसे पहली कंपनी है जिसकी स्थापना हुआ था वह थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी की स्थापना हुआ था 1498 में। कब? 1498 में। 1498। इसके बाद नाम आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में किया गया था। कहीं कहीं किताब में आप लोग देखिएगा तो वहां 1600 ईस्वी भी दिया रहता है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी ऑप्शन देगा तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1599 दिया रहेगा या 1600 दिया रहेगा। इसके बाद नाम आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। कब हुआ था? 1602 में। ठीक है, इसके बाद नाम आता है डेनिश का। जो डेनिशों का डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसकी स्थापना 1616 में किया गया था। कब किया गया था? 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। इसके बाद नाम आता है फ्रांस का, और फ्रांस के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था, जिसकी स्थापना 1664 में किया गया था। 1664 में। 1664 में। इसके बाद नाम आता है स्वीडिश का। स्वीडिशों का जो संबंध है वह भारत से नहीं था, क्योंकि इनकी जो व्यापारिक गतिविधियां थीं वह चीन तक ही सीमित थी, यानी अपने चीन में ये अपने व्यापारिक गतिविधियों को कर रहे थे। और इस कंपनी का जो स्थापना हुआ था वह 1739 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1739 में। इस प्रकार आपको डेट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं बोर्ड पे, जितने भी लिख रहे हैं, यह सभी एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से जो है एग्जामों में प्रश्न बनते आ रहे हैं। आप लोग किसी भी एग्जाम का प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, और जो इसके बैकग्राउंड जो भी है वो तो हमारे द्वारा समझा दिया जाएगा, और जो मेन पॉइंट है यहाँ पे दिया है। जो हैंड रिटेन नोट्स तैयार किया गया है उसमें सभी तथ्य को शामिल किया गया है। इसके पीछे का क्या था, आगे का क्या था, सभी शामिल किया गया है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हमारे द्वारा जो एक्स्ट्रा बिंदु बोले जाएंगे वो सभी हैंड रिटेन नोट्स में इंक्लूड है, जो पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है। तो यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि कंपनियों का स्थापना कब कब हुआ था, किंतु एग्जाम में भारत आने के संदर्भ में भी इन कंपनियों का क्रम पूछ देता है कि कौन सी कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी। तो इसमें हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, क्या वो है कि ये कंपनियों का जैसे स्थापना हुआ था इसी क्रम में कंपनियां भी आई थीं, किंतु 2 कंपनियों को केवल आप लोग ध्यान में रखिएगा। वो 2 कंपनियों में ऊपर नीचे होता है। इसमें एक है ब्रिटिश और एक है डच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में इन डचों से पहले हो गया था, किंतु ये भारत आई थी डचों के बाद। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले आ गया था। तो स्थापना के क्रम में तो ठीक है, किंतु भारत आने के क्रम में केवल 2 कंपनियों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, डच को और ब्रिटिश को। ब्रिटिश से डच पहले आया था। ठीक है, इसका आप लोग ट्रिक भी बना सकते हैं, याद रखने के लिए, ताकि एग्जाम में यदि पूछ देगा क्रम, अगर बाई चांस डेट नहीं याद रहे तो आप लोग उस ट्रिक के अनुसार सजा सकते हैं। इस सभी जो शब्द हैं उसका पहला शब्द लेकर ट्रिक बना सकते हैं, जैसे पू बी ड डे प्रासवी। पू बी ड डे प्रासवी। आप इसको बहुत बार जब पढ़ लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। अभी आपको अटपटा लग रहा होगा, बाद में याद हो जाएगा। तो पू बी डे प्रासवी इस प्रकार आप याद रखिएगा तो स्थापना का
जो क्रम है उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये देख लिए कि डच कंपनी ब्रिटिश कंपनी से पहले भारत आई थी। अब हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों से संबंधित तथ्य को। पुर्तगाली, इसके बाद देखेंगे हम लोग डच को, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डेनिश। तो देखेंगे पुर्तगालियों से संबंधित तथ्य क्या हैं जो एग्जामों में पूछे जाते रहे हैं। तो पुर्तगालियों में जो सबसे पहला व्यक्ति था जो भारत आया था उसका नाम था वास्को डी गामा। सबसे प्रथम व्यक्ति जो भारत आया पुर्तगालियों में वह था वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 में आया था वास्को डी गामा। इसके आने के क्रम की कुछ घटनाएं हैं जहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनते रहे हैं। तो यह जब यूरोप से चला समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने के लिए, तो यह दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी बिंदु है उसे केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। उसे हिंदी में उत्तर मासा अंतरिप भी कहा जाता है। तो एग्जाम में केप ऑफ गुड होप दिया रहेगा या उत्तर मासा अंतरिप दिया रहेगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है, दोनों एक ही है। तो वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी बिंदु है केप ऑफ गुड होप या उत्तर मासा अंतरिप, इसको पार करते हुए केरल के कालीकट में आता है। कहाँ आता है? केरल के कालीकट में केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए। इस यात्रा में एक गुजरात का व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। इस अब्दुल मजीद के द्वारा वास्को डी गामा का सहायता किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अब्दुल मजीद के द्वारा। जो वास्को डी गामा केरल के कालीकट में आता है, केरल के कालीकट में आता है, तो उस समय वहां का शासक था, उसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। यहां इसे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनते रहे हैं। इस जमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया गया था। किसके द्वारा स्वागत किया गया? तो केरल के कालीकट का जो शासक थे जमोरिन, उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वास्को डी गामा जब दूसरी बार भारत आया था तो वह डेट क्या था? जब भारत पहली बार आया था तो इसका अरब के व्यापारियों के साथ विवाद हुआ था, क्योंकि इस समय अरब के जो व्यापारी थे वह भारत में प्रभुत्व की स्थिति में थे, यानी कह सकते हैं कि व्यापारिक एकाधिकार जताए हुए थे, क्योंकि यूरोप और भारत के बीच जो मार्ग था, स्थल मार्ग से जो व्यापार होता था वह टूट चुका था। ठीक है, तुर्की का नियंत्रण होने की वजह से एशिया माइनर पे। तो इस वजह से जो अरब व्यापारी थे वो भारत में एकाधिकार की स्थिति में आ गए थे। तो वास्को डी गामा का इन्हीं अरब व्यापारियों के साथ विवाद हुआ और वास्को डी गामा वापस चला गया। वापस जाने के क्रम में यह अपने साथ कुछ मसाला जैसे में काली मिर्च और जड़ी बूटी को लेकर गया था। क्या लेकर गया था? मसाला और जड़ी बूटी को। मसाला में विशेषकर काली मिर्च लेकर गया था। इसे जब वह यूरोप में बेचा, इसे जब यूरोप में वह बेचा तो उसे 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। कितना? 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। अब समझिए, जब 60 गुना अधिक मुनाफा होगा तो कोई भी व्यक्ति क्या होगा? प्रोत्साहित होगा, यानी उत्सुक होगा व्यापार करने के लिए। तो इसकी चर्चा जो है पुर्तगाल में फैल गई और वहां के जो लोग थे भारत के साथ व्यापार करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। इसी वजह से वहां पे सबसे पहले कंपनी की स्थापना किया गया था, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे वास्को डी गामा का यात्रा रहा। जब वापस गया तो दूसरी बार जब आया था वह डेट था 1502। कब? 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में। इसके बाद फिर वास्को डी गामा वापस चला जाता है और तीसरी बार जब आता है तो उस समय पुर्तगाली कंपनी का वह गवर्नर बनकर आता है। क्या बनकर आता है? पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर बनकर आता है। वह जो डेट था वह था 1524। यदि पहला बार पूछेगा कि वास्को डी गामा कब आया था तो क्या बताइएगा? 1498। किंतु दूसरी बार पूछेगा तो क्या होगा? 1502। तीसरी बार पूछेगा तो वह होगा 1524। इस 1524 में तीसरी बार जो है वास्को डी गामा पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है, किंतु इसका दुर्भाग्यवश 1524 में ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शायद इसके भाग में नहीं लिखा था कि यह पुर्तगाल का गवर्नर बनकर ज्यादा दिन तक रह सके। तो 1524 में ही इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो केरल की कोचीन में हुआ था। कोचीन में। ठीक है, कहाँ? कोचीन में 1524 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यह जो था वास्को डी गामा के माध्यम से पुर्तगालियों का पहला अभियान था।
इसके बाद जो दूसरा अभियान था वह होता है 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में किसके नेतृत्व में? तो पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल के नेतृत्व में होती है। किसके नेतृत्व में? पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल के नेतृत्व में। ठीक है, पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। ठीक है, कब? 1500 ईस्वी में। इसके बाद हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों की फैक्ट्री। फैक्ट्री का डेट और स्थान बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, VVI है। यहां से तो पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते रहे हैं। यहाँ पे पहली फैक्ट्री जो है या फैक्ट्री का कोई भी स्थान है इसे दिया रहेगा, और विभिन्न फैक्ट्रियों का, विभिन्न कंपनियों का नाम और उनके आगे दिया रहेगा, और मिलान करने को दे देगा कि किस फैक्ट्री, कौन सी कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। या डायरेक्ट भी उस कंपनी की पहली फैक्ट्री को पूछ सकता है, डेट भी देके मिलान करने को पूछ सकता है, या उस डायरेक्ट डेट को भी पूछ सकता है। इस वजह से आपको स्थान और डेट दोनों याद रखना है। ठीक है, तो पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है उसकी स्थापना 1503 में होती है। कब? 1503 में। 1503 में कहाँ हुआ था? तो केरल के कोचीन में हुआ था। केरल के कोचीन में। किंतु इनकी जो दूसरी फैक्ट्री थी उसकी स्थापना होती है 1505 में। 1505 में कहाँ? तो कनूर में। कनूर में 1505 में दूसरी फैक्ट्री को स्थापित किए थे। इसके बाद प्रश्न आता है कि जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था वह कौन था, और उसका कार्यकाल कब से कब था, और उसके द्वारा कौन से कार्य किए गए थे। तो इनका पहला जो गवर्नर था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। और इसका जो कार्यकाल था वह था 1505 से 1509 ईस्वी तक। कब था? 1505 से 1509 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। इसके द्वारा एक नीति को लागू किया गया था, शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, और इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ब्लू वाटर पॉलिसी। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत हुआ क्या कि यह जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया था वह पुर्तगाल और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को सुरक्षित करने के लिए समुद्र के क्षेत्र में प्रयास किया गया था। किसके तहत? तो शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शांत जल की नीति या ब्लू वाटर की पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया था। तो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। इसके बाद जो दूसरा गवर्नर था वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इसका जो कार्यकाल था वह था 1509 से 1515 ईस्वी तक। 1509 से 1515 ईस्वी तक। इस अल्बुकर्क के विषय में कहा जाता है कि यही जो है भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक था। यानी फ्रांसीसी साम्राज्य, फ्रांसीसी नहीं, अभी हम लोग पुर्तगाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, पुर्तगाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ठीक, तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के द्वारा जो पुर्तगाली साम्राज्य है, जो पुर्तगाली कंपनी है, इसके मुख्यालय जो बनाया गया वह कोचीन को बनाया गया। कोचीन को किसे? कोचीन को इसके द्वारा मुख्यालय बनाया गया था। इससे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जितने भी पॉइंट बोर्ड में दिख रहे हैं ना, यह सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यही इसी के इर्द गिर्द यहीं से क्वेश्चन बनते रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ स्थापित किया गया था मुख्यालय? तो कोचीन में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में। कब? 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान थे, आदिल शाह उनका नाम था, उसे पराजित किया। जिससे बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को 1510 ईस्वी में पराजित किया, और पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे? गोवा पे। तो गोवा पर अधिकार किसने किया था पुर्तगालियों में? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। ठीक है, 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। यहाँ पे अधिकार करने के बाद यह अपने प्रभाव क्षेत्र में अल्बुकर्क के द्वारा क्या किया गया कि सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, विशेषकर गोवा में। तो एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम सती प्रथा को प्रतिबंधित कहाँ किया गया था? तो गोवा में। कब? 1510 में। किसके द्वारा? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। या केवल एग्जाम में अल्बुकर्क भी दिया रहेगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था,
इसकी मृत्यु भी गोवा में ही हो जाती है। कहाँ हो जाती है? गोवा में ही इसकी मृत्यु भी हो जाती है और यहीं पे इसका मजार यानी कि समाधि स्थल का निर्माण किया गया था। कहाँ पे? तो गोवा में। गोवा में ही इसका मजार या समाधि स्थल का निर्माण किया गया था। तो हम लोग किससे देखिए? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया को देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को देखिए। इन दोनों का नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखिएगा। पहला कौन था? अल्मीडा था और दूसरा कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान में थोड़ा रखिएगा इसको। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पुर्तगालियों का जो गवर्नर था उसमें नाम आता है नीनो डी कुन्हा का। किसका? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। इसका जो कार्यकाल था वह था 1527 से 1538 ईस्वी तक। 1527 से 1538 ईस्वी तक। इसके द्वारा गुजरात के जो शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? गुजरात के शासक का बहादुर शाह। इस बहादुर शाह को नीनो डी कुन्हा के द्वारा पराजित किया गया और पराजित करके 1534 में वह चीन पर, कब? 1534 में वह चीन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया गया। कब? 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया गया। नीनो डी कुन्हा के द्वारा जो पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय है उसे कोचिन से बदलकर, कोचिन जो अल्बुकर्क स्थापित किया था, कोचिन से बदलकर गोवा को बनाता है। कब बनाता है? तो 1530 ईस्वी में। 1530 में गोवा को नीनो डी कुन्हा के द्वारा मुख्यालय बनाया गया था। तो कोचिन बोलेगा कि कोचिन किसके द्वारा बनाया गया था, तो उसमें नाम आएगा अल्बुकर्क का, जबकि अगर गोवा पूछेगा तो उसमें किसका नाम आएगा? नीनो डी कुन्हा का। यह पूछा भी गया है। सभी पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत इतने महत्वपूर्ण है कि यहाँ से बहुत सारे बिंदु इसमें मिलेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, और कुछ जो बिंदुएं हैं इनसे भविष्य में एक क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यधिक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे भारत कब आए थे? 1498 में। और ये भारत आने वाले में पुर्तगाली कंपनियों में कौन थे? तो प्रथम स्थान पे थे। किंतु भारत से बाहर जाने का पूछा जाए कि भारत से बाहर जाने में ये पुर्तगाली कौन पे स्थान पे थे, तो ये सबसे अंतिम थे। बताइए, आए थे सबसे पहले और गए सबसे बाद। कब गए थे? तो 1961 में गए थे, गोवा और दमन द्वीप को छोड़कर। कब? 1961 में पुर्तगाली सबसे अंतिम जो थे भारत से बाहर गए थे। तो यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है कि पुर्तगाली भारत को आजाद कब किया था, यानी कि भारतीय क्षेत्र से वापस कब गए थे? तो 1961 में। किस क्षेत्र को छोड़कर? तो गोवा, दमन और दीव को छोड़कर। ये जो जितने भी बिंदु हैं बोर्ड पे नहीं दिख रहे होंगे, वो हैंडरिटन जो पीडीएफ तैयार किया गया है उसमें इंक्लूड होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा एक समुद्री व्यवस्था को स्थापित किया गया जिसे पुर्तगालियों का समुद्री साम्राज्य कहा जाता था। इसे एस्तादो ए इंडिया, क्या? एस्तादो ए इंडिया के नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य को एस्तादो ए इंडिया कहते थे। और ये जो पुर्तगाली थे अपने आप को सागर का स्वामी बताते थे कि जो हम है सागर का स्वामी है, ये पुर्तगाली कहते थे। इसके क्यों कहते थे? इसका रीजन भी था, क्योंकि इस समय जितने भी जो अरब व्यापारी थे, जो भारतीय व्यापारी थे, यहाँ तक कि जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाल के अलावा, पुर्तगाल के तो नियंत्रण में है ही, तो उनको अनुमति लेने की क्या जरूरत है? जैसे ब्रिटिश थे, डच थे, डेनिश थे, इन सभी को समुद्र के माध्यम से व्यापार करने के लिए इन पुर्तगालियों की अनुमति लेनी होती पड़ती थी। इसी वजह से अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, क्योंकि इनकी नौसेना काफी ज्यादा इस समय मजबूत थी। और एक यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह को भी, अकबर जैसे बादशाह को भी इनसे अनुमति लेनी होती थी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को समुद्र के माध्यम से करने के लिए, क्योंकि एक देश से दूसरे देश जहाजों के माध्यम से सामान ले जाने के लिए अकबर को भी इनसे अनुमति लेनी होती पड़ती थी। तो यही एस्तादो ए इंडिया क्या है? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो समुद्री व्यवस्था को बनाया गया था वही उसी का नाम है। तो एस्तादो ए इंडिया का संबंध किससे है? पुर्तगालियों से। इसके बाद इनके द्वारा एक व्यवस्था को स्थापित किया गया था जिसका नाम है काफिला व्यवस्था। क्या नाम है? काफिला व्यवस्था। काफिला व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत क्या होता था कि जितने भी व्यापारिक जहाज थे जो समुद्र के माध्यम से व्यापार करते थे, उनको वे लोग सुरक्षा प्रदान करते थे।
ताकि किसी भी जो समुद्री डाकू हैं उनके द्वारा इसे लूटा न जा सके। तो उस समय ऐसा भी बहुत ज़्यादा आज के डेट में जैसा होता है कि किसी भी जहाज को लूट लिया जाता है समुद्र में डाकुओं के द्वारा, समुद्री डाकुओं के द्वारा, उसी को वही जो कार्य था उस समय भी व्याप्त था। इसी वजह से इनके द्वारा काफिला व्यवस्था को प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से समुद्री जहाज को सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके बाद पुर्तगालियों के द्वारा ही आलू, मक्का और तंबाकू को मध्य अमेरिका से भारत लाने का श्रेय दिया जाता है। किस किस को? आलू, मक्का और तंबाकू, इनको मध्य अमेरिका से भारत लाने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि जो आलू है उसे भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है, तो पुर्तगालियों को। कोई भी पूछ सकता है, मक्का भी पूछ सकता है, तंबाकू भी पूछ सकता है, ठीक है। कहां से? तो मध्य अमेरिका से भारत लाए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यह एग्जाम में बहुत ज्यादा भी आई है कि प्रिंटिंग प्रेस को लेकर भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का क्या था कारण। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो स्थापना हुआ था 1556 में सर्वप्रथम गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। कब? सर्वप्रथम 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस क्या था? जैसे न्यूज़पेपर ऐसा नहीं होता है प्रिंट करके निकाला जाता है, यही जो था यहाँ पे निकाला जाता था। बहुत सारी किताबों का यहाँ पे संस्करण, विभिन्न सारे लेखन का संस्करण वहाँ पे छापने का कार्य किया जाता था। तो प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना 1556 में गोवा में किया गया था। यहाँ हम लोग का पुर्तगाली जो है यह कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे डचों के बारे में कि डच से संबंधित वह कौन से बिंदु हैं जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो डच में पहले देखेंगे कि ये जो डच थे कहाँ के रहने वाले थे। ये जो डच थे वर्तमान में नीदरलैंड देश है, जो कि देखिएगा तो यूरोप के से उत्तर और पश्चिम बिंदु पे है, क्षेत्र में है। तो इन नीदरलैंड के ही ये निवासी थे, जिसे उस समय हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। क्या? हॉलैंड। तो डच कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। डच के द्वारा जो कंपनी स्थापित किया गया था डच संसद के प्रस्ताव पर 1602 में, ठीक है, 1602 में स्थापित किया गया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे जो है 21 वर्षों का परमिट दिया गया था भारत के साथ या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए, किंतु आगे चलकर इसे समय सीमा को समाप्त कर दिया जाता है। यह जो कंपनी था डच सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता था, डच सरकार के द्वारा। और यह प्रारंभिक समय में अपनी व्यापारिक गतिविधियों को इंडोनेशिया तक सीमित कर रखी थी। यहाँ तक? इंडोनेशिया तक अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सीमित रखती हैं। किंतु जब इनका संपर्क भारत से होता है, तो यह जो अपने व्यापार में सूती वस्त्र को शामिल करते हैं। इसी वजह से सूती वस्त्र को निर्यात का श्रेय जो है डचों को ही दिया जाता है। ये सभी बिंदु यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र इनका प्रमुखता व्यापार में, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो डचों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री है व्यापार करने के लिए, उसकी स्थापना 1605 में किया गया था। कब? 1605 में। कहाँ किया गया था? तो मसूलीपट्टनम में किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश का एक स्थान है। मसूलीपट्टनम कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कब किया गया था? तो 1605 में मसूलीपट्टनम में। बहुत सारे बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको प्रीवियस निकाल के देख सकते हैं। और जो इनकी दूसरी फैक्ट्री थी उसकी स्थापना 1610 में पुलिकट में किया गया था। कब? 1610 में पुलिकट में किया गया था। यह पुलिकट कहाँ पे है? तो यह पुलिकट तमिलनाडु में एक स्थान है। कहाँ? तमिलनाडु में। और इसी पुलिकट को इस डचों के द्वारा अपना मुख्यालय बनाया गया था। और यहाँ पर एक सिक्का इन्होंने जारी किया था जो कि सोने का सिक्का था, और उसका नाम था पैगोडा। तो पैगोडा सिक्के का प्रचलन चलाई थी डच पुलिकट में, ठीक है। और यह सोने का सिक्का था, किंतु आगे चलकर यह अपने मुख्यालय को नागपट्टनम में बना देते हैं, ठीक है। तो इनका मुख्यालय पहले पुलिकट था, इसके बाद नागपट्टनम हो जाता है। तो इनके द्वारा 1616 में सूरत पर अधिकार कर लिए। कब? 1616 में सूरत पर अधिकार कर लेते हैं और सूरत में अपनी फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। कब? 1616 में ही।
हम लोग ये तो देख लिए कि इनकी जो पहली फैक्ट्री थी 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में थी, किंतु एग्जाम में पूछ देगा कि बंगाल में, कहाँ पे, बंगाल में इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी। तो बंगाल में इनकी जो पहली फैक्ट्री है वह स्थापित हुई थी पिपली में। कहाँ? पिपली में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? तो 1627 में, 1627 में पिपली में स्थापित हुई थी। किंतु बंगाल में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना 1653 में चिनसुरा में किया गया था। कब? 1653 में चिनसुरा में स्थापित किया गया था। यह दूसरी फैक्ट्री थी। और चिनसुरा में ही इनके द्वारा एक फोर्ट का निर्माण किया गया, यानी कि एक किला का निर्माण किया गया, जिसे गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते हैं। तो गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना चिनसुरा में किसके द्वारा किया गया था? तो डचों के द्वारा किया गया था। यानी गुस्तावुस फोर्ट का संबंध किससे है? तो डचों से है। ठीक है। इन डचों के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा था, उन व्यापारिक वस्तुओं में क्या क्या शामिल था। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो डच थे प्रारंभिक समय में इंडोनेशिया तक अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सीमित रखते थे। कहाँ तक? इंडोनेशिया तक अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सीमित रखे थे। और उस समय इनका जो सूती वस्त्र प्रमुख व्यापारिक वस्तु नहीं था, किंतु जब इनका संपर्क भारत से होता है, इससे जब इनका संपर्क भारत से होता है तो अपने व्यापारिक गतिविधियों में प्रमुख रूप से सूती वस्त्र को शामिल करते हैं। और भारत से निर्यात सूती वस्त्र को निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय भी इन डचों को ही दिया जाता है। ये जो डच थे, मसाला, कच्चा रेशम, मसाला, कच्चा रेशम, नील, अफीम, सूती वस्त्र, सोरा, इन सभी को व्यापार क्या करते थे? सभी का व्यापार करते थे। और इनमें जो सबसे प्रमुख था वह था सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र सबसे प्रमुख था। डचों के द्वारा ही पुर्तगालियों को समुद्री साम्राज्य से बाहर कर दिया गया, यानी कि समुद्री क्षेत्र में ये डच जो है पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं, जो कि पुर्तगाल अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। और एक स्वामी है, हमेशा स्वामी तो नहीं रहोगे भाई। तो उस समय डचों की जो नौसेना व्यवस्था थी मजबूत थी, और ये पुर्तगालियों को समुद्री साम्राज्य से बाहर कर देते हैं। तो पुर्तगालियों को समुद्री साम्राज्य से बाहर किसने किया? डचों ने किया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध है, उसका नाम है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का जो हुआ था, कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किसके बीच? तो डच और ब्रिटिश के बीच हुआ था। पुर्तगाल नहीं, ब्रिटिश। ठीक है, डचों और ब्रिटिशों के बीच हुआ था। किसके बीच? डच और ब्रिटिश के बीच। कब हुआ था? 1759 में। और ब्रिटिश का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यह पीडीएफ में दिया रहेगा, आप नहीं नोट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो है, इसमें इस युद्ध में होता क्या है, वेदरा के युद्ध में, कि जो डच हैं वो पराजित हो जाते हैं। किससे? तो ब्रिटिश से डच पराजित हो जाते हैं, जिसके कारण भारत में इनका पतन प्रारंभ हो जाता है। और भारत में क्या करने लगते हैं? पतन होने लगते हैं। और 1795 में ये डच भारत से बाहर चले गए, यानी कि भारत से बाहर हो गए। कब हो गए? तो 1795 में अंतिम रूप से। हम लोग देखे हैं पहले कि जो डच थे प्रारंभ में इंडोनेशिया तक अपनी व्यापारिक गतिविधियों को केंद्रित किए थे। ठीक है, इस डच कंपनी का नियंत्रण डच सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जिसके कारण इस कंपनी अपनी व्यापक रूप से विस्तार नहीं कर सकी, क्योंकि विभिन्न गतिविधियों के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती थी। जबकि जो ब्रिटिश थे अपने आप में कहीं ना कहीं वो सरकार से स्वतंत्र था, इस वजह से वो निर्णय टू द पॉइंट तत्काल लेते थे। ठीक है, और डचों में क्या होता था? टाइम लग जाता था कोई भी निर्णय होने में। तो डच का नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा था? डच सरकार के द्वारा इसका नियंत्रण किया जा रहा था। और इसके साथ ही इनकी जो नौसेना थी ब्रिटिशों के अपेक्षा कमजोर थी। ब्रिटिशों की अपेक्षा इनकी नौसेना कमजोर थी। यह वजह भी था कि ये डच भारत से बाहर चले गए, क्योंकि जो डच थे समुद्री माध्यम से ही तो आते थे जाते थे, जितने भी यूरोपीय थे, तो इस वजह से। और इसके बाद नाम आता है, एक त्रावणकोर के राजा थे राज मार्तंड वर्मा। कौन थे? राज मार्तंड वर्मा, जो कि त्रावणकोर के राजा थे। इनके द्वारा इन डचों को पराजित करके उनकी व्यापारिक गतिविधियों को वहां पे समाप्त कर दिया गया। तो राज मार्तंड वर्मा ने इन डचों को पराजित किया था और उनकी व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक देखेंगे। जो कल का लेक्चर आएगा उसमें
इनके नेक्स्ट का टॉपिक होगा जिसमें हम लोग ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डेनिश कंपनी को देखेंगे। स्वीडिश कंपनी को नहीं पढ़ा जाता है, केवल इनका स्थापना का डेट ही महत्वपूर्ण है और कहाँ से संबंधित था तो चीन से था, क्योंकि यह भारत में था ही नहीं, तो इसके विषय में क्या पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज इतना ही। इस सभी का PDF तैयार किया गया है हैंड रिटन फॉर्मेट में। इसे प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।